अब हम मौजूद है कामधेनु गौ चिकित्सालय के चिकित्सकों की टीम के साथ में। हमारे साथ जुड़े हुए हैं सावरमल जी एवं दिगंबर जी। सावरमल जी, आपने जिस तरीके से गौ चिकित्सालय के अंदर जिस प्रकार से आपके पास में और जो लंपी ग्रसित जो गायें आपके पास में आ रही हैं, तो आपको किस क्या आप ट्रीटमेंट में किस तरीके का आप क्या चीज़ का उपयोग करते हैं? देखो, सबसे पहले तो हम बताना चाहेंगे कि हमारे पास में जितने भी यहाँ पर केस आ रहे हैं वो काफ़ी क्रिटिकल केसेज हैं। हमारे जो लंपी का जो फर्स्ट में पेशेंट आए थे वो वहीं पर रोक दिया गया था, उनका वैक्सीनेशन प्रॉपर हो गया था, तो उसके बाद में हमारे यहाँ के कोई पर्टिकुलर पेशेंट नहीं थे। लेकिन बाहर के अब जो पेशेंट आ रहे हैं उनमें काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस है, तो उसका हम जो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है वो कर रहे हैं। तो उनमें अपन मतलब होम्योपैथी के जो डॉक्टर रोमाज के द्वारा जो समस्त महाजन ट्रस्ट है उनके द्वारा जो प्रोडक्ट है LSD वेट फेस्ट, तो वो भी हमने प्रारंभ में दिलाई है। उसके बाद में जो सनाईपति है, आंवला है, हल्दी है, इन सब का मिक्सर बना के वो भी हम लड्डू बना के खिला रहे हैं। एलोपैथी के अंदर हम जो भी संभव ट्रीटमेंट होता है, चाहे स्वेलिंग का हो, चाहे इनमें इन्फ्लामेटरी कंडीशन हो, सेकेंडरी जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, उनका पर्टिकुलर ट्रीटमेंट कर रहे हैं। और ज़्यादातर ये क्या है कि स्वेलिंग के बाद में जो इनके घाव बनते हैं उनमें बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है, वो घाव हीलिंग होने में बहुत टाइम ले रहे हैं। तो हम उनमें लगातार ड्रेसिंग कर रहे हैं सुबह शाम, और बाकी ठीक है, इम्प्रूवमेंट है, हमें रिजल्ट भी अच्छा मिल रहा है। अभी तक आपके पास में लंपी ग्रसित कितनी गायें यहाँ पे आई हैं? अभी हमारे पास में 35 लगभग आ गई है। उनमें से 3-4 जो सीवियर निमोनिया की कंडीशन थी वो तो डेथ हो गई थी उनकी, तो लेकिन वो काफ़ी उसमें भयंकर निमोनिया था, सीवियर निमोनिया था, तो वो तो नहीं हो पाई थी। बाकी लगभग सारी है वो ठीक है। अब हमारे जितने भी पेशेंट हैं रिकवर हो रहे हैं, अच्छे से रिकवर हो रहे हैं। और आपके साथ में जैसे कि आपके पास में जो टोटल जो गौ चिकित्सालय के अंदर जो कुल स्टाफ कितना है चिकित्सकों का? चिकित्सक है, बाद में नर्सिंग कर्मी है, वो टोटल कितने लोगों का स्टाफ आपके पास? देखो, 2 तो हम डॉक्टर हैं और बाकी हमारे जो LSA 5 हैं टोटल, तो 5 कंपाउंडर है टोटल, और बाकी सफाई कर्मी अलग हैं, मैनेजमेंट वाले अलग है, चारा पानी दाना पानी देने वाले वो अलग है, सारा स्टाफ टोटल मिला के हमारा 20 का स्टाफ है जो इनको मैनेज कर रहे हैं हम। आपका इस समय लंपी के कारण से क्या कोई गौ चिकित्सालय के बजट में कोई प्रभाव पड़ा है क्या? बजट में बस इतना ही है कि जो बाहर अब थोड़ा सा पेशेंट है तो उनका मैनेजमेंट भी बड़ा है, और बाकी उनका दारा पानी है और भी है, वो सारी व्यवस्थाएं ज़्यादा करनी पड़ रही है, तो थोड़ा सा भार बढ़ा है इसका। तो पहले जैसे लंपी से पहले आपके गौ चिकित्सालय का क्या बजट रहता था और अभी लंपी के दौरान आपका क्या बजट है पर डे का? सर बजट का तो सर बताएंगे। लंपी से पहले तो 6 से 7 लाख रुपए था, अभी बजट बढ़ा है, 8 से 10 लाख रुपए पर मंथ खर्च आ रहा है। डेली का मतलब डेली का रेशियो अगर तो अपन लेके चले तो लगभग 20 से 25 से 30 हज़ार रुपये के आसपास का खर्चा आ रहा है। अभी 30 से प्लस ही जा रहा है। तो अब मैं कैमरामैन गुंजन शर्मा से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप थोड़ा कैमरा को आगे लाएं और लंपी ग्रसित जो गौ माताएँ हैं उनका किस प्रकार से यहाँ इलाज चल रहा है, किस प्रकार की ये बीमारी है, उसके बारे में मैं पूर्ण रूप से, जैसे कि अलग अलग स्टेज की ये बीमारी होती है, तो गोपालकों के लिए और अलग अलग जगह जो गौ सेवक हैं उनको इस जानकारी के अभाव के कारण से किस स्टेज का लंपी है ये वो बताने के लिए हम आज यहाँ मौजूद हैं। तो हम ये इस चीज़ की जानकारी हम डॉक्टर साहब से प्राप्त करेंगे। आइए। जब पहले मतलब आँख की भी स्थिति भी है। हाँ, तो सर इस समय जैसे इनकी क्या स्थिति है, कौन से स्टेज पर ये लंपी है इस समय? ये लास्ट स्टेज पे है सर, ये रिकवर हो गई है। ये रिकवर हो गए हैं? लास्ट स्टेज से भी कवर आ गई है, कवर हो गई है। लास्ट स्टेज पे थे जिस समय आपने इनको ट्रीटमेंट करना प्रारंभ किया, उस समय ये लास्ट स्टेज पे थी, अब आप रिकवर करके इनको ले आए हैं। तो आप गुंजन शर्मा जी, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ज़रा गौ माता की स्थिति, प्रेजेंट की स्थिति ज़रा इनको दर्शाएं हमारे दर्शकों को। आइए अब हम आगे चलते हैं। पहले पोजीशन वो थी वो अच्छा ये इस समय कौन से इनका रिकवर होने के में कितना समय लग सकता है अभी फिलहाल में? अभी इसमें 1 से 1.5 महीना लगेगा सर। 1 से 1.5 महीना लगेगा।
तो ये मतलब क्या है कि मतलब चमड़ी वायरस है सर, इसके बारे में कुछ भी नहीं कह सकते। इनमें सर क्या होता है कि जो स्किन के नीचे जितने भी सबक्यूटेनियस टिश्यू होते हैं सारे के सारे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं इसके अंदर, और मस्कुलर जो पार्ट होता है उसके भी साथ में डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो वहाँ पर हीलिंग पावर जो होती है वो बहुत कम आ पाती है इनमें। इस वजह से इसकी जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है पूरी डिजोल्व हो जाती है। धीरे धीरे हीलिंग में बहुत टाइम लगता है इसमें, और ये पूरा पार्ट एकदम से ख़राब हो जाता है। अब हम जानना चाहेंगे जो छोटा सा बादशाह है ये शायद, है ना, मतलब गोवंश है छोटा सा, ये किस स्टेज पे इस समय? ये लास्ट स्टेज पे है। ये लास्ट स्टेज पे है। इसको क्या है कि एक तो निमोनिया है, सीवियर निमोनिया है, और ये लगभग मतलब हमारे पास में आया था तब से ये इसी कंडीशन में है। लेकिन फिर भी अब थोड़ा बहुत इसमें इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है कि 4 से 5 रोज हो गए। हाँ, 4 से 5 रोज हो गए हैं इनमें। तो अब थोड़ा बहुत ये थोड़ा सा मूवमेंट करने लगा है। बाकी इसकी पर्टिकुलर ड्रेसिंग होती है और हम ट्रीटमेंट लगातार उसको दे रहे हैं। तो ये बचने का कोई चांस, मतलब बच सकते हैं ये इस समय? बिल्कुल सर, हम हमारी पूरी कोशिश करेंगे, जितना हो सके हम पूरा एफर्ट करते हैं, जहाँ तक लास्ट स्टेज तक जहाँ तक जाते हैं पूरा समर्पित है कि करते हैं उसको। अब जैसे कि हम एक गौ माता की भी स्थिति देख रहे हैं, उनका जो है पूरा गला पूरा लटका हुआ है, ये लंपी के कारण ही है या और कोई समस्या भी थी? ये सर लंपी की वजह से। अच्छा। अब ये सारे क्या हैं कि 3rd स्टेज में थे और ये रिकवरी में है। लेकिन इनमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये जो स्वेलिंग के बाद में जो ये पूरे के पूरे जो पैर होते हैं जहाँ स्वेलिंग होती है वहीं से ये सारे वुंड के रूप में बाहर निकल जाते हैं, और ये धीरे धीरे अब हीलिंग में हो रही है, और धीरे अब घाव बढ़ जाएंगे। उसके घाव बढ़ने के बाद में इसको अपन फ्री कर सकते हैं। ये बछड़ी है बहुत अच्छी तरह से रिकवर हुई है। ये मतलब ये कौन से स्टेज पे थे? लास्ट स्टेज से रिकवर होकर आ गया। हमारे यहाँ पर जितने भी ज़्यादातर जो पेशेंट हैं ना वो लास्ट स्टेज पे यहाँ पे आए हैं हमारे पास में, कि या तो ट्रीटमेंट करते करते थक चुके हैं या फिर वो ऐसे लग रहा है कि अब थोड़ा मुश्किल हो गया है। ज़्यादातर ये वुंड का है सिस्टम, तो ये थोड़ा इनमें बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो ये सबसे बड़ी परेशानी है। जैसे उन गौ माता जी का जैसे पाव है, वो क्या सिचुएशन, किस सिचुएशन के कारण से ये स्थिति उत्पन्न होती है? ये सर उसमें क्या होता है कि उसका जो पूरा पैर है, पहले उसमें काफ़ी स्वेलिंग थी यहाँ आने के पहले, फिर ये अपने आप ही यहाँ पर स्वेलिंग का जो पूरा पानी है अंदर का जितना भी जो फ्लूइड वगैरह था वो बाहर निकला, और पस वगैरह थी वो बाहर निकलने के बाद में ये पूरा जो पार्ट है अब वापस धीरे धीरे रीजनरेट हो रहा है। नहीं, देखने को मिल रहा है, जैसे कि मैंने अभी हम यहाँ निरीक्षण कर रहे हैं तो उसमें ऐसा नहीं है कि गौ माताओं के सभी पैरों में ये चीज़ें हों, सभी के लगभग किसी के एक में है, किसी के 2 में है। तो इसका क्या कारण है कि मतलब ज़्यादातर मतलब ये नहीं है कि मतलब पूरे शरीर को ये क्षति पहुंचा रही है, उसको एक पाँव में या 2 पाँव में या फिर कहीं किसी गोवंश के गले में, किसी गोवंश के पीठ पे, ये इस तरीके से क्या प्रभाव किस कारण से होता है? ये सर इसमें क्या होता है कि ये जिस वायरस है तो जिस पर्टिकुलर पार्ट को इफेक्ट करेगा ना, वहीं पर उसी पार्ट में स्वेलिंग आ जाएगी, और स्वेलिंग आने के बाद में धीरे धीरे वहाँ का जो पार्ट है वो ख़राब होता चला जाता है, और वहीं पर वो सबसे ज़्यादा वो जो पार्ट है वो ख़राब होने के बाद में घाव बन जाता है यहाँ पे। तो ये गोवंश के मतलब अपंग होने की स्थिति तो नहीं उत्पन्न होती ना इस तरीके से? सर अपंग होने का तो ऐसा देखने को नहीं मिला है, लेकिन ये धीरे धीरे जैसे अब घाव बहुत ज़्यादा बन गया तो ये हो भी सकता है, होता भी है सर। इसमें घाव बहुत ज़्यादा बढ़ गया, अभी इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है तो फिर होता ही है उसमें। जैसे ह्यूमंस में जैसे गैंग्रीन उत्पन्न हो जाता है, उस तरीके से मतलब? बिल्कुल सर, इसमें गैंग्रीन की कंडीशन देखो इस गौ माता के अंदर देखने को मिल रही है। ये नीचे वाला जो पार्ट्स है ना वो गैंग्रीनस कंडीशन में जा रहा है अभी। अभी हम लोग जो मौजूद हैं वो आइसोलेशन वार्ड, जो कामधेनु गौशाला समिति का जो आइसोलेशन वार्ड है उसमें इस समय मौजूद है। गौ चिकित्सकों की टीम हमारे साथ मौजूद है। अभी तक जो हमें जानकारी उपलब्ध हुई है किस तरीके से उपचार किया जाए वो हमने आप तक पहुंचा दी है। भविष्य में हमें जिस तरीके का यहाँ से अनुभव प्राप्त हुआ है उसमें मैं यही कहना चाहूँगा कि सावधानी बरतें, और जो भी गोवंश अपने सिक्कर शहर में या आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में, ग्राम पंचायतों में किसी की भी स्थिति इस कंडीशन में हो तो कामधेनु गौ चिकित्सालय में उनकी गौ चिकित्सकों की टीम से संपर्क करें, यथासंभव सहयोग का भी प्रयास करें। और आपसे इसी उम्मीद के साथ संदीप सोनी आज इजाज़त चाहता है। कल दोबारा मिलते हैं। धन्यवाद। जय गौ माता, जय गोपाल। सबसे पहले तो सभी गौ भक्तों को जय गौ माता की, और आपके चैनल के माध्यम से
मैं सभी गौ भक्तों से आह्वान करना चाहूँगा कि गौ माता पर ये जो संकट आया हुआ है, हम सबको साथ में मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर गौ माता की सेवा करनी है। और गौ माता के सेवा के लिए हमें काफ़ी सारी चीज़ों की आवश्यकता होती है। जैसे सबसे प्रभावी है, इसके अंदर दवाइयों की आवश्यकता होती है, पूस चारे की आवश्यकता होती है, गौ माता की देख रेख के लिए बढ़िया डॉक्टर टीम की आवश्यकता होती है। तो ये इस चीज़ के लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा गौशाला को, गौ चिकित्सालय को आर्थिक रूप से सुदृढ़ बनाएं। सभी भाई मिलकर के इसमें सहयोग करें। ये गौ माता, ये हमारे शास्त्रों में भी विधान है कि ब्राह्मण और गौ और इनकी पृथ्वी माता की जो हम सेवा करते हैं, इससे डायरेक्ट हमें पुण्य लाभ प्राप्त होता है और स्वर्ग के हम वासी बनते हैं। इसलिए आप सभी गौ भक्तों को आपके चैनल के माध्यम से मैं करुणा आह्वान करता हूं कि गौ माता पे जो संकट आया हुआ है, इसको हम सब मिलकर के दूर करें। और इसके लिए जो भी हमसे चाहे तन मन धन किसी भी रूप में, आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से यहाँ आकर के हम किसी भी तरह से गौ माता की सेवा कर सकें, उसके लिए हमें सब भाइयों को मिलकर के यहाँ आकर कार्य करना चाहिए। और कहीं भी आपको पीड़ित या दुर्घटनाग्रस्त गौ माता दिखती है, उसके लिए हमारे चिकित्सालय में तुरंत प्रभाव से संपर्क करें। और गौ माता की रक्षा ही मानव कल्याण हेतु, मानव जाति हेतु, इस सृष्टि के कल्याण हेतु गौ माता का निष्पक्ष रूप से और पूरा तन मन से सहयोग करें। ये मेरी आपके चैनल के माध्यम से सहयोग है। अभी हमारे पास में लंपी ग्रसित जो गौवंश है, उसकी हमारी टीम, हमारे व्यवस्थापक बहुत अच्छी सेवा और देखरेख कर रहे हैं। और यहाँ पे काफ़ी सारे गौ माताएँ स्वस्थ हो गई हैं, जिनको वापस भेज दिया गया है या जनरल वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है। और ये रोग इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि जो मनुष्य के शारीरिक बीमारियां होती थी, आज मनुष्य जाति पे जो भी कष्ट आया हुआ है, वो सभी कष्ट गौ माता ने अपने ऊपर ले लिया है। इसलिए गौ माता मनुष्य जाति का कष्ट अपने ऊपर लेकर के और हमें सुखी कर रही हैं, लेकिन हमारी माता उससे दुखी हो रखी है। इसलिए हम यही चाहेंगे, ये हमारा कष्ट जो है ये गौ माता पे आया हुआ है, इस कष्ट के निवारण हेतु हम सबको तत्पर होकर के एक साथ एकजुट होकर के और गौ माता की सेवा करनी है, यही मैं कहना चाहूँगा। अब हमारे साथ जुड़ गए हैं डॉक्टर दिगंबर शर्मा जी। दिगंबर शर्मा जी जो है वेटनरी के बढ़िया डॉक्टर हैं और इस गौ चिकित्सालय के अंदर ये यहाँ पे सेवाएं उपलब्ध करवाते हैं। तो आपको किस तरीके की चुनौतियाँ को सामना करना पड़ता है लंपी वायरस से लड़ने के लिए, और आप आम गौपालकों को क्या राय देना चाहते हैं कि जिससे कि लंपी वायरस से अगर तो उनके गोवंश पीड़ित हों तो वो किस प्रकार से उनको निजात दिला सकें? उपचार के लिए क्या करना चाहिए? उपचार के लिए इसका वैसे तो कोई स्पेशल ट्रीटमेंट तो है नहीं, और उसको पहले तो स्वस्थ पशु से अलग रखना चाहिए। और जो ग्रसित है, स्वस्थ पशु का पहले चारा पानी, दूध दार वगैरह वो सब पहले निकालना चाहिए ना, चारा पानी पहले दे देना चाहिए। और ग्रसित पशु का है उसके बाद में निकालना चाहिए, उसको अलग रखना चाहिए। आयुर्वेदिक रूप से आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं या एलोपैथी की आप सहायता ले रहे हैं? एलोपैथिक और आयुर्वेदिक दोनों कर रहे हैं। आयुर्वेद के लिए आप क्या राय देना चाहेंगे? आयुर्वेद से रिलेटेड किस तरीके की दवाएं या फिर किस तरीके की जड़ी बूटियों का आप उपयोग कर रहे हैं इस समय गौ चिकित्सालय के अंदर? गौ चिकित्सालय के अंदर हम सनाई पत्ता, काला जीरी और हल्दी और एलोवेरा, इसका इलाज कर रहे हैं। तो एलोवेरा, काला जीरा और सनाईपत्ती, आंवला, इन चीज़ों का ये लोग उपयोग कर रहे हैं आयुर्वेदिक रूप से। तो सर एलोपैथी में किस चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं आप? एलोपैथी में हम आयुर्मेक्टिन और लेवोमासोल इंजेक्शन का। तो अब हम बात करेंगे संस्थापक सदस्य। जिस समय ये गौशाला आज के 7 वर्ष पहले जब ये गौ चिकित्सालय जब अस्तित्व में आया था, उस समय महेश जी और इनके साथ में भाई साहब हैं, इनकी हम परिचय ले लेते हैं। पहले संस्थापक सदस्यों के अंदर महेश जी के बाद में महेश जी ने सबसे पहले चर्चा इन भाई साहब से की। भाई साहब ने और महेश जी ने ये बीड़ा उठाया। होता क्या है कि हमारे साथ में हम लोग निकलते हैं, एक बंदा सोचता है, दूसरा बंदा उसके साथ होता है, उसके बाद में काफिला बन जाता है। काफिला बनने के बाद में हम लोग उनका सहयोग करते हैं, लेकिन जब शुरुआत में जो बंदा पहली बार जब आपके साथ में जो होता है, वो आपका सबसे अच्छा साथी होता है।
तो महेश जी के जो सबसे अच्छे साथी जो इस समिति को जिन्होंने खड़ा किया है, अब हम उनसे चर्चा करते हैं कि उनको किस चीज़ ने मोटिवेट किया कि उन्होंने एक गौशाला ना खोल के और गौ चिकित्सालय खोला, क्योंकि गौशाला और गौ चिकित्सालय में जो अंतर है वो आप भली भांति जानते हैं। हाँ सर। नमस्कार सर, मेरा नाम पंकज है। मैं महेश जी से तो वैसे 10-12 साल से पहले ही जुड़ा हुआ हूँ, 2010 से, क्योंकि पहले इनकी प्रिंटिंग प्रेस हुआ करती थी तो वहाँ जाया करता था, मिलता था, तो एक अच्छे मित्र बन गए मेरे ये। फिर ये इन्होंने जो ये संस्था शुरू करी तो ये 2016 में शुरू करी इन्होंने, और हम क्या है कि उसमें कोई 26 जनवरी का प्रोग्राम था और वहाँ गए हुए थे। तो इनका पहले भी ये चीज़ों में सहायता करने में, लोगों की हेल्प करने में पहले से इनका रुझान था, पहले ही लगे रहते थे। तो एक छोटी एक स्कूल चलाते थे वहाँ पे कच्ची बस्ती के अंदर, तो वहाँ हम लोगों ने क्या पेंसिल वगैरह डिस्ट्रीब्यूट, तो इन्होंने कहा पंकज जी आज आपको लेके चलता हूँ, मैं कुछ ऐसा कार्य करता हूँ। तो हम गए वहाँ पे, हमने 2-3 घंटे बिताए। तो 26 जनवरी का प्रोग्राम किया, बच्चों ने थोड़ा उनको तैयार कराया, एक टीचर को लगा रखा था, उनको थोड़ी तनख्वाह देते थे मैनेज करके कहीं से, भाई थोड़ा डोनेशन खुद करते थे किसी और से लेके, थोड़ा बहुत जो भी है। तो 3-4 साल से चला रहे थे। फिर ये जैसे ही हम वहाँ से आए इनके ऑफसेट पे, तो उन्होंने डिस्कशन किया जी, और भी इनके 1-2 मित्र थे, तो कहा मैं ऐसा कुछ प्लान करना चाह रहा हूँ और मेरे दिमाग में ऐसा चल रहा है। और इन्होंने प्लान कर दिया, और मतलब कि मेरे को तो 10-15 दिन बाद में डॉक्यूमेंट्स में साइन करने बुलाया इन्होंने कि जी मैं ऐसा कुछ कर चुका हूँ, आप तो साइन करिए, और सारी कमेटी बन चुकी है अब। और इन्होंने इसको लीड किया बखूबी। हम तो क्या है, सपोर्टर है, इन्होंने कर लिया, फिर हम पीछे लगे रहे इसके कि महेश जी हाँ करते रहिए करते रहिए। इनको मतलब कि सबसे ज़्यादा परेशानी जो आई है वो महेश जी को आई है। मतलब कि हम तो लीड सपोर्टर थे, इन्हें बेड़ा भी कर लिया, स्टार्ट भी कर दिया, रेंट पे ज़मीन ले ली, फिर वो एक स्ट्रक्चर खड़ा होना था, तो इन्होंने अपने से ही पूंजी जुटाई, कुछ लोगों से लिया, कमिटमेंट करे थे, लोगों ने रसीदें कटाई, वो दिए भी नहीं पैसे, तो बड़ी परेशानी। लेकिन अभी थोड़ा स्मूथ वे में लोगों ने समझा कि वास्तव में ये सेवा कर रहे हैं। 3-4 साल बाद थोड़ा और समझ में आया लोगों को कि अस्तित्व में आई लोगों के, आ जाते हैं लोग, समझते हैं। अभी भी देखो गायें आ रही है, शहर से कोई भी होता है तो सबसे पहले फ़ोन आता है जी वो फलाना एक चेलासी में गौ है, पूरा जो शहर है वो वाकिफ़ हो गया, और आसपास में वाकिफ़ हो गया कि आप वहाँ लेके जाइए, बढ़िया ट्रीटमेंट होता है। और आपके सामने देखो सब गायें हैं, प्रॉपर में क्लीनिंग है अच्छे से, जैसे घर की क्लीनिंग होती है वैसे सारी व्यवस्थाएं उत्तीर्ण क्वालिटी की मैनेज कर रहे हैं। और सबसे बड़ा सहयोग लोग समझने लगे और वो सहायता कर रहे हैं इस चीज़ के लिए, बहुत अच्छी। आप सीकर शहर के लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं इस गौशाला के लिए कि किस तरीके से वो आपका सहयोग करें? देखिए, मैं सबसे पहले संदेश नहीं, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि वो सबसे पहले विजिट करें। वो जब यहाँ पे आएंगे, देखेंगे कि वास्तव में चीज़ें हो रही है, तो अपने आप सहयोग हो जाएगा। मतलब कि यहाँ पे पहले आना शुरू करें एक बार, जब भी उनको मौका मिले। सालासर बालाजी का मंदिर इधर से ही रास्ता है, अपने यहाँ से 40-45 किलोमीटर पड़ता है, और यही रास्ता पड़ता है मेन। तो लोग जो बाहर से आने जाने वाले वो रुकते हैं, लेकिन अभी भी सीकर शहर के लोग क्या है कि आते हैं, लेकिन क्या पता जब वो एक बार अंदर आएंगे, देखेंगे कैसे सेवाएं चली। अब जैसे मान लीजिए 4-5 तो कंपाउंडर लगा रखे हैं यहाँ पे, डॉक्टर साहब है विजिट, 2 डॉक्टर साहब लगा रखे हैं, और विजिटर्स भी आते हैं जो अच्छी उत्तीर्ण कॉलेज। जब यहाँ विजिट करेंगे वास्तव में क्या सेवाएं हो रही है। हमारे पास तो जो गायें आती है वो मरने वाली योग्य गायें आती है, मतलब हमारा काम होता है उनको लास्ट स्टेज से बचाना, और वो बचती है तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं तो हमारा काम होता है सेवा करना। तो लेकिन फिर भी कुछ लोग क्या होते हैं कि अपने घर की गायें भी हम पे लाके थोपने की कोशिश करते हैं, और ये थोड़ा सा सही नहीं है। मतलब कि उसके लिए एक सुचारू व्यवस्था होनी चाहिए कि भाई घर की गाय दे रहे तो उसके लिए कुछ में मतलब कि सहयोग करना चाहिए। बिल्कुल हम सेवा करने के लिए तैयार बैठे, रात को चाहे 11 बजे हो चाहे 1 बजे हो, कभी मना नहीं किया। तो उसमें सहयोग करे, कोई गाय है मान लीजिए, तो अब क्या संस्था चलती है अर्थ से चलती है, तो वो क्या करे कि अपनी गाड़ी पिकअप करे और वो छोड़ के जाए। वो मतलब कि कई बार क्या फ़ोन कर दीजिए यहाँ से वो ले जाओ, तो पॉसिबल नहीं है सारा संस्था पे, क्योंकि ये सारे जन सहयोग से चलता है। तो वो सहयोग करें इस चीज़ के अंदर कि कम से कम भाई आप यहाँ पे अर्थ नहीं दें तो कोई और सहयोग करें, जो भी व्यवस्थाएं उनमें सहयोग करिए। कभी एक दिन आइए यहाँ पे, थोड़ी सेवाएं करिए, गायों को पानी पिला के जाइए, और नहीं तो पूछ खिला के जाइए, ठीक है, ऐसा सहयोग करिए। गायों को अपने बिहाफ के ऊपर भाई किराया नहीं लगे, मतलब कम से कम वो छोड़ के जाए यहाँ पे, इतनी रिक्वेस्ट है उनसे। तो सीकर शहरवासियों से पंकज जी की यही रिक्वेस्ट है कि अगर जो आपकी घरेलू गाय जिनकी आप सेवा करते हैं, उनका आप दूध भी इस्तेमाल में लेते हैं, उनकी अगर तो किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो उनको आप यहाँ छोड़ के खुद जाएं। इस समय आपके पास में रामनिवास जी एम्बुलेंस, एनिमल एम्बुलेंस कितनी है? एक गाड़ी है। एक गाड़ी है। तो आपको उसको किस तरीके से आप मैनेज करते हैं? क्योंकि मैंने देखा है कि आपकी गौशाला की जो गाड़ी है, जो गौ चिकित्सालय की जो गाड़ी है, कई बार मुझे बडाडर मिलती है, मैं जब वापस निकलता हूँ बडाडर से, और थोड़ी देर बाद वो मेरे को बाज़ार में मिलती है। पूरा दिन चक्री रहती है वो।
आगे से आगे नंबर यहाँ लिखते हैं और जैसे जैसे गाड़ी आती है वैसे बेचते रहते हैं। जैसे जैसे गाड़ी आती है वैसे वैसे बेचते रहते हैं। तो दिन भर में मेरे हिसाब से यहाँ पे कितनी कॉल आ जाती है आपके पास में? कॉल तो बहुत आती है लेकिन 10-12 पेशेंट रोज़ आ जाते हैं। 10-12 गायों को आप रोज़ लेकर आते हैं यहाँ पे। उसके बाद में जैसे ये आप यहाँ से ट्रीटमेंट करने के बाद में गायों को किस तरीके से शिफ्ट करते हैं गौशाला में? शिफ्ट करवाते हैं। गौशाला की एक बीमार गाय लेते हैं, स्वस्थ 2 देते हैं उनको। एक बीमार गाय लेते हैं और 2 स्वस्थ गाय देते हैं। अब प्रेजेंट में जैसे कि अब भविष्य में आप इस गौशाला में और क्या क्या स्ट्रक्चर के रूप में क्या क्या बदलाव करना चाहते हैं? अभी देखो, एक तो ये ऑपरेशन के लिए बना रहे हैं यहाँ पे। अच्छा। और एक एम्बुलेंस की भी यहाँ ज़रूरत है सख्त। एक गाड़ी से यहाँ पार नहीं पड़ रही है। एक एम्बुलेंस की आवश्यकता है यहाँ पे। जैसे मैं भी आपको दिखाता हूँ, ये जो स्ट्रक्चर जो तैयार हो रहा है, ये स्ट्रक्चर जो उन्होंने तैयार किया है यहाँ पे आईसीयू वार्ड नहीं, ऑपरेशन थिएटर बनाने के लिए। कई बार गायें इस व्यवस्था में आती हैं कि उनको ओपनली ट्रीट नहीं किया जा सकता, तो उसके लिए ये यहाँ पे ऑपरेशन थिएटर डेवलप कर रहे हैं। तो ये ऑपरेशन थिएटर डेवलप करने में कितना समय लग जाएगा सर? 5-7 रोज में हो जाएगा। 5-7 रोज में तैयार हो जाएगा। 5-7 रोज में ये ऑपरेशन थिएटर तैयार हो जाएगा। तो महेश जी, आपका जो एक्शन माइंडसेट है उससे तो लगभग सीकर का हर व्यक्ति जो आपसे परिचित है वो आपके एक्शन माइंडसेट की तारीफ भी करता है। लेकिन आपसे एक सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि आपके मानव सेवा के लिए तो बेहतर कार्य पहले कर ही रहे थे, गौ सेवा का आपके अंदर किस वजह से रुझान आया? मेरा रुझान पहले गौ सेवा की तरफ नहीं था। मैं एक एम्बुलेंस ला रहा था जो ह्यूमन के लिए ला रहा था। फिर मैंने नोट किया कि ह्यूमन के लिए तो गवर्नमेंट ने भी खूब व्यवस्थाएं कर रखी है, तो मैं क्यों न गायों के लिए ऐसी व्यवस्था करूं। गायों के लिए पहले मैं एम्बुलेंस ही ला रहा था। फिर मुझे विचारों में समस्या ये आई कि एम्बुलेंस से अपन लाएंगे तो रखेंगे कहाँ। रखने के लिए मैंने सांवड़ी कोई जगह किराए पे ली, वहाँ मैंने 4 गायों का शेड ही किया। फिर मेरे विचारों में डिस्टर्बेंस आया कि 4 गायें अपन छोड़ेंगे कहाँ स्वस्थ होने के बाद, अपने को तो बड़ा शेड चाहिए। तो बड़ा शेड चाहिए, तो फिर मैंने एम्बुलेंस का विचार कैंसिल करके ये शेड बनाने का सोचा कि मैं एक चिकित्सालय बढ़ाऊँगा, जहाँ गायें तो अपन किराए के साधन से ही ले आएंगे, पर वहाँ ट्रीटमेंट डेली उनका हो। जैसे मैंने दिमाग में आया नवलगढ़ ट्रीटमेंट करने जाएं तो वो गाय कल नवलगढ़ मिलेगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो वो स्वस्थ तो एक पट्टी से हुई नहीं। मैंने इसलिए इसको गौ चिकित्सालय के रूप में तब्दील किया। तो आप, जैसे मैंने एक्शन माइंडसेट के बारे में हमने हमारे अखबार के अंदर जो हमारी मासिक समाचार पत्रिका है उसके अंदर हमने पूरी विवरण दे रखा है कि एक्शन माइंडसेट क्या होता है। एक्शन माइंडसेट का जो पूर्ण उदाहरण है वो महेश जी ने आप लोगों के सामने पेश कर दिया है कि एक्शन माइंडसेट यही होता है, जो आपके मन में विचार आया है उसको लोगों के साथ में शेयर करो। और लोगों के साथ शेयर करने का अर्थ ये नहीं कि आप हर दूसरे बंदे को अपने दिमाग की बात बताओ जो आपके दिमाग में चल रहा है, अपने उस दोस्त को बताओ जो आपकी पीड़ा को समझ सके। उन्हीं में से एक पंकज शर्मा जी आपके ये दोस्त निकले जिन्होंने आपकी सबसे पहले ये पीड़ा समझी कि जो आपके मन में जो चल रहा था गौ सेवा के प्रति, जो आपके मन में जो प्रयास चल रहे थे, उनको सबसे पहले पंकज जी ने समझा। पंकज जी थे, एक बिरजू सिंह थे, एक प्रदीप जी परियार थे। पहले स्टार्टिंग में हम 4 ही लोग थे, फिर तो पब्लिक जुड़ती गई, राज तो लोग। महेश जी, आपने पंकज जी से तो आज हमें मिलवा दिया, और ये भी एक कोइंसिडेंस था कि पंकज जी आज आपके साथ थे, तो हमारी आप उनसे मुलाकात हो गई। आप अपने 2 साथियों से हमें और कब मिलवाएंगे? देखो, नए कोई कमेटी में जैसे कोई मीटिंग होती है मैं सूचना करता हूँ। तो उसके बाद में आपकी टीम जो है बनती गई, बढ़ती गई। अब प्रेजेंट में जैसे कि अभी हमने वार्ड आपके जो लंपी का जो आइसोलेशन वार्ड है उसका हमने पूरा निरीक्षण किया है। आपने अलग से सभी गौ माताओं को आपने वहाँ पे अलग से स्थान दे रखा है जो लंपी के लिए है। तो आपको किस तरीके की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है जब मान लीजिए कि आपके पास में फ़ोन आया कि यहाँ पे एक लंपी पीड़ित गाय है, उसको आप यहाँ से लेके जाइए, तो वहाँ से कोई जन सहयोग, मान लीजिए कि अभी आपके पास में फ़ोन आ गया 2 नंबर वार्ड से आ गया सीकर से, और वहाँ से आपके पास में फ़ोन आया, तो वहाँ से कोई जन सहयोग भी आपको मिलता है क्या? हम वहाँ जन सहयोग के आकांक्षी रहते हैं, लोगों से बात करते हैं कि जो भी मर्जी सहयोग करो। सहयोग के आकांक्षी, सहयोग करते भी हैं लोग, और न करते हैं तो भी गाय लेके आते हैं। बाकी सहयोग करते हैं लोग, जो उनकी मर्जी होती है।
हम भी उनको पाबंद नहीं करते कि आपको इतने पैसे देने हैं, 500 दे, 5000 दे, 1100 दे, 2100 दे, जो अगले की मर्जी हो। देते भी हैं लोग, कुछ लोग नहीं देते हैं, वो भी हम उनको भी क्या ट्रीट करते हैं। ये तो सेवा के लिए आपने ये शुरुआत की है। सिक्कर शहर में सेवा के अनोखे उदाहरण देखने को मिलते हैं। उन्हीं में से एक अनोखे व्यक्तित्व से आज हमने आपकी मुलाकात कराई है और आज का ये सफ़र यहीं समाप्त होता है। संदीप कुमार सोनी, गुंजन शर्मा के साथ, सिटीजन वॉच भारत। नमस्कार।